नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से आपके साथ एक नए सेट को लेके आए हैं जो कि पर्यावरण और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टेट, सी टेट, वीडियो, लेखपाल या फिर यूपी ट्रिपल एससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि आज की डेट में सामान्य विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है आपके प्रश्नों में और ज़्यादातर परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान देने की बात ये होती है कि एक क्वेश्चन बैंक है, अक्सर वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आज हम लोग जो सेट लेके आए हैं जानबूझ के उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस वो लिए हैं जो पुराने सेट पेपर्स में हैं, जिससे कि बच्चे हमसे पहले ही उसका जवाब बता सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग अपना आज का सेट शुरू करते हैं। लेटेस्ट और पहला क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। अब थोड़ा सा समय हम देते हैं जिससे कि आप अपना जवाब दे सकें। 4 ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। उम्मीद है आपने अपना जवाब दे लिया होगा और मुझे ये भी मालूम है आपका जवाब निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि बाद में वो सारे बच्चे अपने सही जवाब लिख के कमेंट बॉक्स में लिखें कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस सही किए। मुझे मालूम है कि इसका सही जवाब आपको मालूम है। इसका जवाब है क्लोरोफिल की इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। मैंने ये भी बताया था कि इस क्लोरोफिल की जगह आजकल एक नया नाम लिख के आने लगा है, वो नाम है मैग्नीशियम। तो जब क्लोरोफिल आपको विकल्प में ना मिले तो आप मैग्नीशियम पे जवाब लगाएंगे। उम्मीद है आप सभी ने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि पिछले जो सेट थे उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और जानबूझ के ये रिपीट किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, दिख रहे होंगे। एरोसॉल कैन का उपयोग, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप और उपयुक्त सभी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे। आपने सोच लिया होगा, आपने अपना जवाब भी समझ लिया होगा और दे दिया होगा। तो अब हम बताते हैं कि इसका जवाब है उपयुक्त सभी। कि जो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, इनमें ये सभी कारक हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें एरोसॉल के विषय में मैं बता दूं कि एरोसॉल क्या है। एरोसॉल ये बहुत ही खतरनाक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो धूल के कणों पर जमते हैं। और कहाँ से जमते हैं? जब रॉकेट आदि स्पेस में जाते हैं तो उनसे निकलने वाला जो धुआं है वह वायु के कणों पर जम जाता है, जो कि दमा जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देता है। तो ये एरोसॉल है। बाकी वनों का जलाना आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। कृषि क्रियाकलाप में जो बहुत सारे रासायनिक का प्रयोग होने लगा वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपकी पिछली परीक्षा में आया था। देखते ही बच्चों के चेहरे खिल गए होंगे कि ये प्रश्न जानते हैं वो, उसका जवाब उन्हें मालूम है। लेकिन यह जानना जरूरी है जो इन्होंने ये शब्द लिखा है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो फसल का नाम आप अच्छी तरह जानते थे कि जेट्रोफा है, लेकिन जेट्रोफा किस फैमिली से है? यूफॉर्बिएसी फैमिली से है। ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये पलट के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब है जेट्रोफा। ये बायोडीजल पौधा है। यहाँ सर्पगंधा दिख रहा है, यह औषधि पौधा है, आप सभी जानते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यह आने वाली एग्जाम्स में फिर से आएगा निश्चित रूप से। अभी कई साल ये रिपीट होता रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? मेरे मुंह से निकला है कि आपने बता दिया होगा, क्योंकि पिछले सेट में भी आपको यह क्वेश्चन मिला था और उसका सही जवाब था पीने योग्य पानी। क्या? पीने योग्य पानी। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे बच्चे आशुद्ध जल में, तो इसमें बिल्कुल ना कंफ्यूज होइए। आशुद्ध जल को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं और ये पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी पीने योग्य पानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। यह एक बहुत ही पॉपुलर घटना थी। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जैसे जिक्र आया आपको जवाब पता चल गया। 1984 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यह घटना हुई थी। यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी जिसमें गैस का रिसाव हुआ था
और वह गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये आइसोसाइनेट है, क्योंकि एक आध बार एग्जाम में विकल्प आया मिथाइल आइसोसाइनाइट, बच्चों ने फटाफट वही जवाब लगा दिया, जबकि आगे लिखा था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये साइनाइड नहीं है, ये साइनेट है। उम्मीद है अब आप दोबारा इसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसका क्लियरिफिकेशन समझ लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत पॉपुलर है। हम ये भी कहें कि पॉपुलर क्या है, ये तो बदनाम है। कैसे बदनाम है अब हम ये नहीं कहेंगे आपसे। तो आपको पता चल गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको मालूम है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दोनों क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आया करते हैं। उम्मीद है आपने पहले ही जवाब बता दिया था। इसके बाद भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फिर से वही आते हैं, MS स्वामीनाथन। जैसे MS स्वामीनाथन का नाम आया आपको पता चल गया कि ये भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार स्वामीनाथन पुरस्कार है। यह भारत में हरित क्रांति के लिए भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। बताते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से कौन सी गैस सोखते हैं। बहुत बार इस क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। यही ऑक्सीजन क्या कहलाती है, प्राणवायु कहलाती है। यानी आप समझ सकते कि पेड़ हमारे कितने अच्छे मित्र हैं। फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषण करते हैं भोजन बनाने में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। उम्मीद है सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से जवाब समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वही है, रिपीटेड क्वेश्चन कि अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतक पक्षी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है तप्त भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको जवाब समझ आ गया होगा कि तप्त भौम जल में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यह पिछले TET यूपी टेट एग्जाम हुआ था, उसमें आया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आता है। यह क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान किया था जब ये टेट एग्जाम में आया था। बच्चे काफ़ी परेशान हुए थे 16 घास के मैदान को लेके। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको वैसे भी बता दूं कि चूँकि घास का मैदान था, बाई दबे अगर कन्फ्यूजन हो रहा था तो हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत अधिक होती है। तो निगेटिव मार्किंग अगर नहीं थी एग्जाम में तो फिर पश्चिमी घाट सही विकल्प लग रहा था, और इसका भी जवाब है पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट पे जैव विविधता बहुत अधिक होती है। आपको याद आ रहा हो केरल का मालाबार तट, जो दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वहाँ साइलेंट वैली में पड़ती है, आपको याद आ रहा होगा। तो इसका सही जवाब था पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है। फिर ये क्वेश्चन वही आया जिसको लेके बच्चे बहुत परेशान हुए थे जब यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, ये IAS लेवल का क्वेश्चन था, एग्जाम में आया था। भविष्य में रिपीट हो तो आप बता देना कि भारत में पेलिकन पक्षी नेलापट्टू में पाए जाते हैं। हालांकि बच्चों ने इस क्वेश्चन को लेके कोर्ट में केस किया था और सभी जवाब उसके सही बता रहे थे, लेकिन बड़ी तादाद में जो पेलिकन पक्षी है वो नेलापट्टू, यह जगह तमिलनाडु में पड़ेगी, वहाँ पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका सही जवाब मालूम हो गया, नेलापट्टू। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। यह क्वेश्चन भी अब आपके लिए नया नहीं रहा, बाकी कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी से नहीं ताल्लुक़ रखता है उसके लिए नया हो सकता है, आपके लिए बहुत पुराना हो गया है क्वेश्चन। मिनीमाटा बीमारी, जापान की मिनीमाटा बीमारी जो आपको पता है कि पारा से उत्पन्न होती है। पारा जो कि एक ऐसी धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है। उम्मीद है यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और इसलिए रिपीट होता है कि ये एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता है। आपको जवाब आ गया होगा, मुझसे पहले आपने जवाब दे लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन,
पिछले जो सेट हम लोगों ने 5 किए थे उनमें ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था, और अगर आपको याद होगा तो जवाब भी आपको पता चल गया होगा कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। आपको अच्छी तरह से पता है कि ओजोन लेयर का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। पिछली बार जब एक क्वेश्चन आया था तो उसने दक्षिणी ध्रुव ना लिख के इसी जगह ऑस्ट्रेलिया लिख दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया चूंकि दक्षिणी ध्रुव के निकट है इसलिए उस प्रश्न का सही जवाब ऑस्ट्रेलिया था। तो ओजोन का सबसे बड़ा जो होल है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, और ये 32 वर्ग किलोमीटर के होल ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकती है पृथ्वी पर पहुंचने से, जिससे स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव होता है। तो आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन आपका जाना क्वेश्चन है, पिछले उसमें भी आया था, पिछले उसमें आपको याद आ रहा होगा 15th क्वेश्चन के विषय में जिसमें आया था, इसमें कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था, आपको बहुत अच्छी तरह से पता था, हीरालाल जे कानिया। एक लाइन का क्वेश्चन कहा जाता है एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पिछले सेटों में भी ये क्वेश्चन था, आपने सही जवाब दे लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेड डाटा बुक, और इसलिए ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा रिपीटेशन, कि आपको क्वेश्चन ऐसे रट जाएंगे कि आगे एग्जाम आपको पता ही नहीं चलेगी कि आपने कब दिया है, आपको लगेगा मैं बिल्कुल घर में रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, आपको अच्छी तरह से पता था कि विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित जो बुक है वो है रेड डाटा बुक है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से ले आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये अच्छी एग्जाम्स का क्वेश्चन है। यह आपकी छोटी से लेकर जो बड़ी यूपीएससी और पीएससी जैसे एग्जाम्स हैं सब में आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे वह लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें हैं, बैठकें बुलाने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसलिए फ्यूचर में भी कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब ऐसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना यह सब राष्ट्रपति का अधिकार होता है। लिहाजा चाहे संयुक्त बैठक हो चाहे एकल बैठक हो, यह सभी राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आपको दोनों प्रश्नों का जवाब स्पष्ट मालूम चल गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 18 कहता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट भाग है संविधान का, इसलिए आपको आता जरूर होगा। मैंने बहुत बार बच्चों को यह पढ़ाया है, हर सीट में दिया जाता है, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है इतनी देर में आपने अपना जवाब सोच लिया होगा, और अब मिलान करते हैं, और मुझे मालूम है आपका ही जवाब सही निकलेगा। वो भाग है 9। आपको पता है संविधान के भाग 9 और जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 में जो है पंचायती राजों का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन आपको याद आ रहा होगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायतें भाग 9 का विषय है, आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है। यह पिछली बार यूपी टेट में आया। पिछली बार यूपी टेट में 9 क्वेश्चन आए संविधान से संबंधित। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा था उनको बहुत मुश्किल हो गया, और जिन्होंने पढ़ा था बहुत अधिक स्कोर उन्होंने कर लिया कि 74वां संविधान संशोधन। और वैसे जिसको 73वां पता होता है उसे 74वां पता होता है कि 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और इसके द्वारा जो शहरी निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिनमें पार्षद और मेयर होता है। वो भी त्रिस्तरीय है, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो 74वां संविधान संशोधन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता किस गैस के वर्षा में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, अर्थात जिसे एसिड रेन कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जवाब बार बार आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जिसे
SO2 के नाम से जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड वह गैस है जिससे वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। एसिड रेन कैसे कहते हैं, ये जो बैटरी में भरा हुआ तेजाब है यही H2SO4 होता है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा गंधक अम्ल कहते हैं। जो एसिड अटैक की घटनाएं होती है उसमें यही फेंका जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इससे थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा, इससे बच के रहिएगा। यह जो है कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं होना चाहिए। 20 नंबर के बाद 21वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से आया। 4 विकल्प हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और आयरलैंड। आप सोच रहे होंगे, उम्मीद है आपका दिमाग चल गया होगा। तो चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब। 4 विकल्प हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब आपको लग रहा होगा ये हाथ कहाँ रुकेगा, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। तो आपको पता है कि भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है। इस क्वेश्चन को बताने में मैं आपको बहुत अधिक जोर दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन है और हमेशा IAS और PCS जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन सामान्य अभ्यर्थी के लिए बहुत विवादित क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान देना, लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है। पहला ही विकल्प दिया है गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और लोकसभा सचिवालय। मुझे उम्मीद है 99% बच्चे भारत का निर्वाचन आयोग बताएंगे, जो कि गलत जवाब है। और पिछली बार ये जब टेट में आया तो उन्होंने यही सही जवाब माना, भारत का निर्वाचन आयोग, जबकि ये गलत जवाब है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है और राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने के बाद जो तिथियां आदि हैं, तिथियों आदि की घोषणा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो अगर राष्ट्रपति विकल्प ना दिया होता तभी भारत का निर्वाचन आयोग सही जवाब है, अदरवाइज इसका एकदम सही जवाब राष्ट्रपति है। बच्चे इस क्वेश्चन पे 100 बार विचार करें, क्योंकि जब मैं बता भी रहा हूं तो भी उनके दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा, उन्हें लगेगा शायद गलत जवाब बता दिया। नहीं, इसका सही जवाब राष्ट्रपति ही है कि प्रारंभ में राष्ट्रपति सूचना जारी करता है और इसके बाद तिथियों आदि की जो घोषणा है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो ये सही जवाब, और अगर राष्ट्रपति विकल्प में ना दिया हो तो उसका सही जवाब हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। यहाँ दोनों दिए हैं इसलिए सही जवाब है राष्ट्रपति। वह बात अलग है कि कोई कोर्ट में मुकदमा करता रहे, कचहरी में मुकदमा करता रहे, लेकिन सच्चाई को झूठ नहीं साबित किया जा सकता है। सही जवाब यही है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 22 के बाद 23 पे आते हैं। 23 कहता है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। अब मैं थोड़ा जल्दी से करूंगा क्योंकि वो लंबा हो रहा है, वैसे भी बच्चे टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो हम जानते हैं लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। आपको जवाब मिल चुका होगा कि इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। तो मैं विस्तार से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक बनता है, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि देखें, जब अच्छे से पसंद आए तब आपको सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनलों से तुलना कर लें, जब सबसे अच्छा लगे तब उसको सब्सक्राइब करें और मुझे उम्मीद है कि आप तुलना में सबसे ऊपर अपने चैनल को पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग प्रश्नकाल के बाद, और ये 11 बजे से शुरू होता है। मैं ये भी बता दूं आपको कि जो प्रश्नकाल है वह 11 बजे से शुरू होता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही ही 11 बजे से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 कहता है वर्षा जल संग्रहण क्या है। इसका जवाब हम जल्दी से बता देंगे, आपको आता भी है कि प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण। तो यह क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब हो गया सेकंड। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। चूंकि यह क्वेश्चन आपको पूर्व में करा चुके हैं इसलिए हम जल्दी से जवाब देते हैं। मुझे लगता है आपने पढ़ लिया होगा और जवाब आपने दे भी दिया होगा कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यही इसका सही क्रम है, जो कि फर्स्ट पे लिखा है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में है।
पिछले सेटों में इसका भी जवाब हम लोग दे चुके हैं, फिर भी आप 2 सेकंड सोच लीजिए, हम जवाब बताते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम उनमें से सिर्फ सही विकल्प को बताते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट यही क्रिएट करती है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विचार करिए। चारों विकल्प आपके सामने हैं, 50%, 60%, 70% और 45%। आपका दिमाग चल रहा होगा, उतने में हम सही जवाब बताते हैं कि शरीर में पानी की मात्रा 60% होती है। जब ये आएगा तो इसका सही जवाब लगाएंगे 60%। शरीर में पानी की मात्रा 60% होती है, ब्लड यानी खून में पानी की मात्रा 70% तक होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में 70 चल रहा होगा, तो नहीं, जब ये कहा जाएगा कि शरीर में जल की मात्रा तो विकल्प लगेगा क्या, 60%। उम्मीद है अब आप याद रखेंगे, भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 27 के बाद 28 पे। 28 क्वेश्चन कहता है निर्जलीकरण, जिसको आप डिहाइड्रेशन कहते हैं। बहुत अधिक गर्मी जैसी आजकल हो रही है, ऐसे में जब आदमी को वोमिटिंग होती है, शरीर से पानी निकल जाता है, खासकर प्लेयरों को क्रिकेट खेलते हुए मैदान पे आपने देखा होगा, तो डिहाइड्रेशन कहलाता है। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो शरीर से जो निकलता है वो सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक कहते हैं, और इसी का रासायनिक नाम होता है NaCl, सोडियम का क्लोराइड, खाने वाला नमक। इसकी कमी हो जाती है तो इसका सही जवाब सोडियम क्लोराइड है, जिसको पानी और नमक का घोल लेकर पूरा करता है प्लेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे जाते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट, बड़ी परीक्षाओं का क्वेश्चन। उम्मीद है आप इसमें सोच में पड़े होंगे। 4 विकल्प आपके सामने, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, एक्सोरोफाइटाल और थायमीन। आप सोच लीजिए, हम इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। चारों विकल्पों में सही जवाब है थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर उसका जो विटामिन नष्ट होता है उसे थायमीन कहते हैं। यह विटामिन B1 होता है। कौन सा होता है, विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IAS लेवल का क्वेश्चन, IAS लेवल का क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है। जाना पहचाना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो नहीं है, क्योंकि आप लोग अति उत्साही होते हैं। जब आसान क्वेश्चन होता है तो बहुत जल्दी जवाब देना चाहते हैं और वो जवाब गलत हो जाता है। तो हमें पता है कि भारत में 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है और उसमें अयोध्या शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है, अयोध्या। कुंभ का आयोजन अयोध्या में नहीं होता है। उम्मीद है आपको इस सेट के 30 क्वेश्चंस में अधिकांश क्वेश्चन हो जाएंगे, और इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिखर पे ले जाने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे सेट शायद ही आपको कहीं पे मिले, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन निकाल के बनाए गए हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।